नमस्कार दोस्तों, हम गुप्त काल पढ़ रहे हैं और गुप्त काल में आज बात करेंगे अर्थव्यवस्था और उसके बाद में समाज के ऊपर। उसके साथ ही हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, क्योंकि धार्मिक जीवन को हम राजाओं के साथ में पढ़ चुके हैं। चाहे कुमार गुप्त पढ़ा हो, चाहे स्कंद गुप्त पढ़ा हो, चाहे वो आपके चंद्रगुप्त पढ़ा हो, धार्मिक जीवन राजाओं का साथ में लिया हुआ है। अब शेष बचा है आपके सामाजिक और आर्थिक जीवन। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ सबसे पहले आर्थिक जीवन को, और उसके बाद में पढ़ेंगे सामाजिक जीवन। तो बात शुरू कर रहे हैं। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, ठीक है। और गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम थोड़ा सा कृषि व पशुपालन देखेंगे, ठीक है। हालांकि गुप्त काल में कृषि और पशुपालन का इतना बड़ा रोल नहीं था, और जहाँ तक मैं मान के चलता हूँ कि भारत के इतिहास के जितने भी प्रश्न बनते हैं, कृषि और पशुपालन का सवाल न के बराबर बनता है, कुछ सवाल बनते भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। और उसके बाद में इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट, उद्योग व शिल्प, यहाँ से अक्सर सवाल बनते हैं, गुंजाइश रहती है। और तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे व्यापार और वाणिज्य, ठीक है। व्यापार वाणिज्य में आंतरिक व्यापार पढ़ेंगे और साथ में आपका बाह्य व्यापार भी देखेंगे। आंतरिक और बाह्य व्यापार, ठीक है। आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों पढ़ने वाले हैं। कृषि, पशुपालन, उद्योग, शिल्प, व्यापार और वाणिज्य, ठीक है। ये होती थी उस समय की, किसी भी समय की अर्थव्यवस्था। आजकल नया क्षेत्र जुड़ गया अर्थव्यवस्था में, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। पहले ये नहीं हुआ करता था, आजकल ये नया है। बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। शिल्प खत्म होने को है, और बाकी उद्योग जो है इसकी कई श्रेणियाँ बन गई है। पहले कोई श्रेणियाँ नहीं होती थी, उद्योग मतलब उद्योग होता था। अब भारी उद्योग हो गए हैं, छोटे उद्योग हो गए हैं, मंझले उद्योग हो गए हैं, घरेलू उद्योग हो गए हैं, कुटीर उद्योग हो गए हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले सामान्य सभी को उद्योगी कहा जाता था। और जनरली मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि प्राचीन भारत पूरे में जब भी उद्योगों की बात आएगी तो लगभग सभी में मतलब आप सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन से शुरू करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वस्त्र उद्योग सबसे प्रसिद्ध रहा है। स्टार्टिंग से वस्त्र उद्योग रहा है, ठीक है। और वर्तमान की सिस्टम अलग है, उस समय का सिस्टम बड़ा अलग था, ठीक है। तो हम एक एक को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, सारी चीज़ें करेंगे। तो कृषि, पशुपालन, उद्योग, शिल्प, व्यापार, वाणिज्य, 3 आयामों पर हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से और ये उद्योग, शिल्प, और यहाँ से ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, व्यापार वाणिज्य। इसके संबंध में प्रश्न परीक्षा में अक्सर ज़्यादा बनते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण भी थी, क्योंकि इतिहासकारों में एक मत नहीं है, मतैक्य नहीं है। कि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था चरम पर थी, बेहतरीन अर्थव्यवस्था थी। कुछ कहते हैं कि पतनोन्मुख थी। जितने भी वामपंथी इतिहासकार हैं, कम्युनिस्ट हिस्टोरियन लाइक रोमिला थापर, आर.एस. शर्मा, डी.एन. झा, डी.डी. कोसाम्बी, ये लोग जो है वो गुप्त काल को हमेशा गिरा हुआ दिखाएंगे। और जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन हैं वो अच्छा दिखाते हैं, के.पी. जायसवाल हो, चाहे आपके मजूमदार हो, ये सब, के.एम. मुंशी हो, ये सब। मेरा ये मानना है कि इतिहास के हर विद्यार्थी को और इतिहास की हर भर्ती परीक्षा में इतिहास लेखन कोर्स में होना चाहिए, हिस्टोरियोग्राफी, जो कि सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट में ही है। एटलीस्ट फर्स्ट ग्रेड में तो होना ही चाहिए, ताकि एक इतिहास का व्याख्याता इतिहास लेखन से परिचित नहीं है। ये बड़ा यूँ कहिए कि विडंबना है हमारे लिए। हमें पता ही नहीं है कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन क्या है, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्या है, कैम्ब्रिज इतिहास लेखन क्या है, सबॉल्टर्न इतिहास लेखन क्या है, पोस्ट मॉडर्न इतिहास लेखन क्या है ना, ये हमें पता ही नहीं है। मैंने
पिछला जब असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच लिया था, इससे हिस्टोरियोग्राफी और फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री का बैच लिया था, तो उस समय पूरे राजस्थान में ओनली टीचर, मतलब ओनली बैच था, एकमात्र बैच था, बाकी किसी ने बैच नहीं लिया था। मैंने लिया था और मैंने पूरा उसमें जान डाली थी, और मेरा ऑनलाइन की दुनिया में वो पहला बैच था। मैं तो ऑनलाइन में आता ही नहीं, बट वो समय की नज़ाकत ये थी, बच्चों का फोर्स इतना था कि सर एक बार इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन आप पढ़ा दो। तो फिर मैंने भी उस समस्या का समाधान करने के लिए क्षेत्र में उतर गया और अब फंस गया। तो देखो हुआ क्या, तो वो हर जगह होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि आगे फर्स्ट ईयर का जो नया सिलेबस वगैरह थोड़ा बहुत आएगा, मैं चाहता हूँ कि उसमें 5-7 पार्ट है वो इतिहास लेखन के डाल दिए जाएँ, तो थोड़ा सा मुझे और अच्छा लगेगा। और एक विद्यार्थी को इतिहास लेखन के बारे में जानना भी चाहिए, क्योंकि जब तक उसको इतिहास लेखन का ही नहीं पता है तो प्राचीन भारत इतिहास क्या पढ़ाएगा, क्या आधुनिक पढ़ाएगा, क्या मध्यकाल पढ़ाएगा। लेखन जरूर, आइडियोलॉजी सभी की जाननी बहुत ज़रूरी होती है, वो इतिहास लेखन में हमें मिलती है। ठीक है, वहाँ जो 7 इतिहास लेखन के स्कूल्स हैं वो सब हम पढ़ते हैं, तब मज़ा आ जाता है, तब पता चलने लगता है कि किसने कैसे क्या कहा था। ठीक है, चलो उस बात को अपन हटाते हैं और हम आते हैं सबसे पहले कृषि एवं पशुपालन के ऊपर। कृषि एवं पशुपालन, जब आप ऐसे इतिहास लेखन को आप अच्छे से समझ लेते हो, पढ़ लेते हो ना, तो उसके बाद एक अच्छी सी खास बात क्या होती है पता है आपको? सबसे खास बात ये होती है कि फिर जब भी परीक्षा में कोई ऐसे स्टेटमेंट आते हैं ना कि किस इतिहासकार ने कहा, या ये किस इतिहासकार का स्टेटमेंट है, तो हम स्टेटमेंट का भाव समझ जाते हैं कि आलोचना की है कि प्रशंसा की है। आलोचना की है तो आलोचना इस काल की कौन सी शैली के लेखकों ने की है, कम्युनिस्टों ने इसकी आलोचना की है, कम्युनिस्टों ने इसकी प्रशंसा की है, ऐसे करके हम उत्तर पे पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इतिहासकार का पता है, इतिहासकार की विचारधारा पता है, और उसकी विचारधारा के अनुरूप हमें उसकी किस संबंध, काल के संबंध में वो क्या विचार रखता है हमें पता है, और उस अनुरूप हम बड़े आराम से उसका उत्तर निकाल देते हैं। इसलिए लेखन आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन, कालिदास की भाषा में बात करूं तो ये दोनों राष्ट्रीय धरोहर है, नेशनल हेरिटेज है, एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक दोनों। क्यों लाइव? क्योंकि इन दोनों का देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान था, उस समय भी आज भी। हमने हड़प्पा जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था थी, परंतु जीविका निर्वाह सर्वाधिक लोगों का होता था कृषि से। आज मैं भारत की बात करूं तो भारत सर्विस सेक्टर की अर्थव्यवस्था है, जीविका निर्वाह आज भी कृषि से होता है। तो इस समय भी गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था व्यापार प्रधान थी। ट्रेड एंड कॉमर्स राज्य की एक प्रकार से बड़ा योगदान था ट्रेड कॉमर्स का, परंतु सबसे अधिक लोगों को रोजगार जो है वो कृषि क्षेत्र से मिला हुआ था। और इवन आप ये कहिए कि गुप्त काल के अंदर व्यापार का बड़ा योगदान था, मानते हैं, बट कृषि को हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि भू राजस्व कृषि का बड़ा स्रोत माना जाता है, आय का बड़ा स्रोत माना जाता है। तो चूंकि पूरे गुप्त काल की बात करें तो स्टार्टिंग में ही व्यापार से काफ़ी आय होती थी, लेकिन 319 से 550 तक को सामूहिक दृष्टिकोण से देखें तो इन 250 वर्षों में कृषि प्रधान रही है। इसलिए हम गुप्त काल में व्यापार से आय आरंभ में ज़्यादा होने के बावजूद भी कहते हैं गुप्त काल की अर्थव्यवस्था भी कृषिगत अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि सतत रूप से 250 वर्षों तक कृषि का बहुत बड़ा महत्व रहा है इसमें। अब गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी हमें अमरकोश से प्राप्त होती है, हमें आपके व्रत संहिता से प्राप्त होती है, वराह मिहिर भी बहुत जानकारी देता है हमें। तो हम एक एक के बारे में देखते हैं कि कौन क्या जानकारी देता है। और सबसे पहले बात करें कृषि की, तो उस समय कृषि में काफ़ी विकास था। वैश्य वर्ग आज भी कृषि ज़्यादा करता था, बाकी वर्ग भी करते थे, परंतु वैश्य वर्ग कृषि अधिक करता था। इसके अलावा लोहे की खोज तो बहुत पहले हो गई थी, परंतु लोहे की तकनीकी नई विकसित हो गई थी, लोह प्रौद्योगिकी विकसित हो गई थी। इससे नए नए प्रकार के आधुनिक हल बनाए जाने लगे थे।
इस प्रौद्योगिकी का जिक्र वराहमिहिर ने भी किया है और अमरकोश में भी लोहे के कई प्रकार के फॉल की जानकारी मिलती है। इस प्रकार से खेत जोते जाते थे। सिंचाई कृत्रिम भी होती थी, प्राकृतिक भी होती थी, मतलब वर्षा नदी से भी होती थी, कुओं से भी होती थी, बांध भी सुदर्शन झील जैसे बनाए गए थे। सिंचाई हर माध्यम से हो रही थी। इसके बाद भूमि वगैरह के कई प्रकार थे, हम भू राजस्व में पढ़ चुके हैं पहले ही। उसके बाद कई प्रकार की फसलें ली जाती थी, 3-3 ऋतुएं बोई जाती थी, खरीफ भी, रबी भी, जायद भी। और इसके अलावा अगर देखें तो कृषि के अंदर यूँ कहिए कि फसलें हो गई, पशुओं का कृषि में योगदान था, कृषि उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करता था, कृषि एक प्रकार से राज्य की आय का स्रोत भी था, कृषि जनता के रोजगार का माध्यम भी था, कृषि जीवन यापन का साधन भी था। तो इस समय कृषि बहुत महत्वपूर्ण था। तो हम सबसे पहले कृषि में उसकी विशेषताएं देखेंगे। इसकी क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले विशेषताएं। कृषि पशुपालन दोनों की हम पहले विशेषताएं पढ़ेंगे और उसके बाद में आगे देखते हैं और इन विशेषताओं के साथ में इनके संदर्भ देखते हुए चलेंगे कि किसने कृषि के बारे में क्या क्या बात कही है। सबसे पहली चीज हम इस समय पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि कृषि व पशुपालन राष्ट्रीय संपत्ति के समान थी। कौन कहता है? कालिदास कहता है राष्ट्रीय संपत्ति के समान थे। इस समय, क्योंकि इस समय समाज के सभी वर्ण कृषि कार्य में संलग्न थे। यद्यपि वैश्य वर्ण मुख्य रूप से था, मतलब शूद्र भी कृषि कर रहे थे, ब्राह्मण भी कर रहे थे, क्षत्रिय भी कर रहे थे, बट वैश्य सबसे मुख्य था। ब्राह्मण क्षत्रियों के कुछ दृष्टांत ही मिलते हैं, परंतु वैश्य वर्ग जो है समय सबसे मेन यूं कहिए कि कृषि इनके पास में केंद्रित थी। ठीक है। लौह प्रौद्योगिकी विकास अब लौह प्रौद्योगिकी विकास कैसे हुआ? वृद्ध संहिता के अंदर वराहमिहिर ने लोहे के विभिन्न प्रकार की तकनीकी बताई थी, विभिन्न प्रकार के प्रयोग बताए। लोहे को जंग न लगे, उसका गैल्वेनाइजेशन कैसे करना है, कार्बन से बाहर प्रभावित नहीं हो, कार्बनिफिकेशन कैसे करना है, लोहे से मजबूत तलवारें कैसे बनानी है। खडक अध्याय है पूरा का पूरा, एक खडक रक्षण अध्याय वृद्ध संहिता में, उसमें लोहे की भिन्न भिन्न तकनीकें बताई है वराहमिहिर ने। तो इन तकनीकों से उच्चतर क्वालिटी के, गुणवत्ता के लोहे के हल बनाए गए। साथ साथ में कुछ और उपकरण भी, कुल्हाड़ियाँ वगैरह बनाई जाती थी। इससे क्या होगा? कृषि में संवर्धन हुआ, एनरिच हुआ। ऐसा नहीं है कि लोहे के हल पहली बार बने, पहले भी बनाए हैं, मौर्य काल में भी बने हैं, उससे पहले भी बने हैं, बट इस समय तकनीकी से बढ़ना। देखो कंप्यूटर 1920-30 में भी बना था, कंप्यूटर 2020-22 में भी है, फ़ोन 1940 में भी थे, फ़ोन अब भी है। टेक्निक देखिए आप, रात दिन का फर्क आ गया। पहले एक कंप्यूटर को एक पूरे हॉल में रखना पड़ता था, आज हर जेब में कंप्यूटर है। तो उस समय लोहे की तकनीकी में विकास हुआ था। लौह प्रौद्योगिकी विकास किसने किया? किसके कारण हुआ है? वृद्ध संहिता में
वराहमिहिर में का योगदान था ये, ठीक है। लौह प्रौद्योगिकी विकास के कारण कृषिगत उपकरण उन्नत तकनीकी बने, जिसने कृषि विकास हुआ, जिसके कारण, है ना, इस कारण कृषि विकास हुआ। अब अगर मैं इसकी कुछ एग्जाम्पल दूं कि कैसे क्या विकास हुआ, तो हम कई सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे वराहमिहिर ने तलवार निर्माण, जंगरोधी तकनीकी, और इसी तकनीकी से आपको पता हो तो मेहरुली स्तंभ खड़ा है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। हलों का निर्माण, और अमरकोश ने 5 प्रकार के हल भी बताए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे नवीन तकनीकी का परिणाम थे कि इस समय कृषि क्षेत्र में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी थी, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो अब देखिए आगे, ये दूसरी विशेषता होगी, मैं तीसरी विशेषता पे आ रहा हूँ, आप इसको लिख लेना। अब अपन आते हैं तीसरी विशेषता पे कि और क्या इस समय विशेषता रही थी। अब देखिए यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, व्रत संहिता में केवल लौह तकनीकी ही नहीं, बल्कि वराहमिहिर कृत व्रत संहिता में हमें कई और भी जानकारियां मिलती हैं जो कृषि से संबंधित है। जैसे मैं अगर नाम लूं तो इस किताब के अंदर, इस ग्रंथ के अंदर मौसम से संबंधित भविष्यवाणियां की गई हैं। पता चल जाता था कि अकाल पड़ने वाला है कि नहीं, मौसम की भविष्यवाणी, अकाल का वर्णन मिल जाता था। ग्रह नक्षत्रों के आधार पे व्रत संहिता में बता दिया जाता था कि इस बार मौसम कैसा होना, ताकि किसान लोग है वो पहले से ही इस स्थिति को फेस करने के लिए रेडी रहते थे, ठीक है। और इन्होंने व्रत संहिता के अंदर वर्ष में 3 ऋतुएं, 3 फसलें लेने का उल्लेख हुआ है। वर्ष में अब खरीफ, रबी, जायद, है ना, खरजा मतलब खरीफ, रबी और जायद, तीनों फसलें लेने का उल्लेख हुआ है, ठीक है। जिसमें अब जो अगर सर्वाधिक फसल की बात करें तो आप हमेशा ध्यान रखना, मैक्सिमम जगह पे सर्वाधिक फसल धान ही आती है, धान थी, ठीक है। ये व्रत संहिता की पॉइंट आ जाएगा। अगर अपन इसमें आगे थोड़ा और जाए फसलों के संबंध में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि विभिन्न फसलें थी, विभिन्न प्रकार की फसलें, सॉरी, ठीक है। इसमें कालिदास क्या कहते हैं, अपन एक एक को लेते हैं। कालिदास ने क्या कहा है, अगर अपन कालिदास की बात करें, कालिदास ने कहा था कि धान में भी शाली धान जो है सर्वोच्च फसल थी, सर्वाधिक फसल थी जो बोई जाती थी, ठीक है। इसके अलावा कालिदास शाली धान का तो जिक्र किया ही है, इसके साथ साथ में गन्ने का भी जिक्र कालिदास ने किया है। गन्ना, ईख,
ठीक है। इस फसल की जानकारी कालिदास देते हैं। और इत्सिंग जो कि चीनी यात्री थे, इन्होंने भी चावल और जौ की बात की थी। चावल व जौ की बात की थी। अच्छा, कालिदास ने एक चीज और भी कही थी जो बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा था कि काली मिर्च व इलायची मलयगिरी में होती है। मलयगिरी कहा गया नीलगिरी को। नीलगिरी अब तमिलनाडु, कर्नाटक, वहाँ पे केरल और उसकी सीमा पे आया हुआ। तो इत्सिंग, कालिदास, वृद्ध संहिता, ये सारे चीज़ें हमारे को स्रोत जो है हमारे को कृषि व्यवस्था की जानकारी देती है। ठीक है, चौथी विशेषता, लास्ट विशेषता एक और। पांचवी विशेषता अगर अपन ले यहाँ पे तो देखो, खेती हो गया, फसलें कौन कौन सी थी, ये सब चीज़ें हो गई। और अब अंत में हम देख सकते हैं कि सिंचाई कैसे होती थी उस समय। फसलें कौन सी थी, तो धान सबसे महत्वपूर्ण फसल थी, इसके साथ में गन्ना वगैरह भी होती थी। दूसरा, पूरी गंगा के मैदानों में खेती होती थी। खेती के अंदर कई सारे हल वगैरह, ये सब, इसमें कोई ज़्यादा कुछ रहा नहीं। अब प्रश्न बनता है आपकी इसका सिंचाई व्यवस्था का। ठीक है, तो इस समय कृत्रिम व प्राकृतिक दोनों प्रकार की सिंचाई होती थी। ठीक है, अब अगर अपन देखें कि कौन कौन सी थी, तो प्राकृतिक में तो आपको अच्छे से पता है कि वर्षा आधारित खेती। ठीक है, साथ में नदी भी कह दो आप, क्योंकि ये भी प्राकृतिक सिंचाई में आ जाता था। लेकिन अगर नदी में नहर निकाली है तो फिर आपके इधर चला जाता था, तो कंफ्यूज मत होना, इधर से कर लेते हैं। कृत्रिम सिंचाई, कृत्रिम सिंचाई में देखो, हम अगर पॉइंट वार बात करें तो आती है नहरें। और मैंने किसी एक लेख में, आपको याद हो तो पीछे बताया है कि नहरों के निर्माण का उल्लेख गुप्त काल के इस अभिलेख में मिलता है। ये आपके लिए होमवर्क टाइप है। ठीक है, इसके अलावा कई सारे तालाब वगैरह, तालाब, कुएं, ठीक है, तालाब, कुएं, नहरें, और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी बांध, जैसे अपन झील कह सकते हैं, बांध, झील। ठीक है, और इसमें नाम किसका आता है, सुदर्शन झील का। इसके बारे में हम पहले ही पूरी बात समझ चुके हैं, सुदर्शन झील। ठीक है, सुदर्शन झील दो क्यों लिखी, क्योंकि दो ही है। एक 458 के आसपास वाकाटक क्षेत्र में, वाकाटक भी गुप्तों के आसपास का एरिया रहा है, वहाँ पे शासक हुआ था देवसेन। तो देवसेन ने अपना एक स्वामिल देव नामक एक अधिकारी था, और उस स्वामिल देव ने इस महाराष्ट्र के अकोला क्षेत्र में एक झील बनाई थी। और उस समय जो उसका अधिकारी था, वो बप नामक अधिकारी के एक सहयोग से झील का निर्माण किया था। तो ये जानकारी थोड़ी है, ठीक है, लिख सकते हो आप। 458 ईस्वी, अकोला, महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरा देवसेन, वाकाटक, देवसेन वाकाटक के अधिकारी स्वामिल ने सिंचाई अभियंता बप की सहायता से
सुदर्शन झील बनाई। ठीक है, और एक सुदर्शन झील अपन ने ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें चंद्रगुप्त से लेकर, अशोक से लेकर, रुद्रदामन से लेकर और स्कंदगुप्त, सब ने मिलके एक झील वाला हो गया ये। तो भारत में 2 सुदर्शन झीलें हैं, एक सौराष्ट्र प्रांत में है, एक अकोला में है। थोड़ा सा देख लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं इतना, ठीक है, सामान्य चीज़ें हो जाएगी आपको। नहर हो गया, तालाब हो गया, इसकी जानकारी हमारे को अमरकोश से भी मिलती है, अमरकोश से भी मिलती है। अच्छा, इसके साथ साथ हम जो कुएं होते थे, रहट का उल्लेख भी मिलता है, तो कुओं से पानी निकालने के लिए, ठीक है, कुओं से पानी निकालने हेतु, ठीक है। ये इस समय सिंचाई का एक प्रकार से साधन कृत्रिम भी हुआ करते थे और प्राकृतिक साधन भी उस समय हुआ करते थे। बस इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि क्या क्या था इस समय। अब मैं अगर बात करूं इसकी, तो कृषि में हमारे इतना ही कंटेंट था। कृषि के बाद में बात आती उद्योग व शिल्प की, कि उस समय उद्योग कौन से थे और शिल्प कौन से थे, ठीक है। तो अब हम दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं, कृषि के बाद में उद्योग एवं शिल्प। उद्योग एवं शिल्प में फर्क क्या होता है? इंडस्ट्री बड़ी होती है और शिल्प छोटे स्तर पे, घरेलू स्तर पे किया जाता है। जैसे मैं बताऊं, नाम लूं, जैसे चर्मकार, जैसे चमड़े का काम करने वाला, अब उसके पास बहुत बड़े संसाधन तो होते नहीं, वो इंडस्ट्री खोले तो घर पे ही काम करता, उसे अपन चर्मकार शिल्प बोल देते हैं, ठीक है। स्वर्णकार, करमार, लोहकार, ठीक है, कुम्हार, तो ये छोटे छोटे जो है ये सारे शिल्प होते हैं। उद्योगों में जैसे सूती वस्त्र उद्योग, हाथी दांत के उद्योग, हाथी दांत भी शिल्प में चला जाता था, सूती वस्त्र उद्योग हो जाता था सबसे अहम। इसके अलावा बड़े उद्योग उस समय थे भी नहीं, और थे तो भी 4-5 कुछ छोटे छोटे क्षेत्र जहाँ पे कोई ग्रामीण एरिया हो, वहाँ पे कुछ कई सारे शिल्प एक साथ हो तो छोटा सा उद्योग बन जाता था। तो इस समय उद्योगों से ज़्यादा शिल्प विकसित थे, ठीक है ना। जम्बूद्वीप प्रगिप्ति के अनुसार इस समय कई सारे शिल्प थे और इन शिल्पों के आधार पे उन्होंने 18 श्रेणियाँ बताई है। तो उसके हिसाब से लगता है कि 18 शिल्प उस समय मुख्य रूप से रहे होंगे। ठीक है, तो हम पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। सबसे पहले हम उद्योग ले लेते हैं, ठीक है, उद्योग हम पहले ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो उद्योग की बात करें तो उस समय इस समय वस्त्र उद्योग सर्वप्रमुख था, ठीक है। इस काल में कई प्रकार के वस्त्र उत्पादित किए जाते थे, ठीक है, कई प्रकार के वस्त्र उत्पादित किए जाते थे। अब देखिए, इसमें अगर अपन वस्त्रों की बात करें तो सबसे प्रमुख वस्त्रों में भी सूती वस्त्र उद्योग था। अब सूती वस्त्र था, उस समय ऊनी वस्त्र था, लीलन और कैलिको थे, ऐसे कई सारे, रेशम था, ठीक है, जैसे चीनी शंकु, चीन से भी आयात किया जाता था उसको,
तो कई सारे इस समय उद्योग थे वस्त्रों के संबंध में भी। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से थे इस समय। अगर वस्त्रों की बात करें तो हमें इस समय सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख था। उद्योग वस्त्रों में भी सबसे महत्वपूर्ण कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं तो सूती वस्त्रों के अलावा अन्य भी कई सारे वस्त्र थे, जैसे रेशम, ठीक है। अब रेशम उद्योग काफ़ी चर्चित था इस समय, क्योंकि रोम से जो व्यापार होता था, रेशम ही इनको बेचा जाता था। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी यहाँ पे कि रोम के साथ अपन आगे समझने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें बेची जाती थी, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था, ठीक है। इसके अलावा हमें इसको कालिदास ने अंशुक व चीनी अंशुक कहा है। एक ऐसा रेशम था जो भारत के अंदर ही उत्पादित होता था, एक ऐसा था जो चीन से मंगवाया जाता था। तो चीनी अंशुक और अंशुक, तो सूती वस्त्र उद्योग हो गया, रेशम उद्योग हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं मलमल उद्योग। मलमल को रेशम के समान ही माना जाता है और कुछ तो एक ही मानते हैं, ठीक है। लिनल, कौलिको, ठीक है, ये सारे के सारे हमें मुख्य है। इसके अलावा कालिदास 5 नाम और बताते हैं। कालिदास ने 5 नाम बताए हैं, ठीक है। कालिदास ने कहा कि एक तो था क्षौम, एक था कोशय, एक था अंशुक, एक था चिन अंशुक, एक था पात्रेण सॉरी। ये 5 प्रकार का कपड़ा किसने बताया? कालिदास ने बताया था। तो ये सारे के सारे हमारे उस समय के उद्योग थे, ठीक है। और इसके अलावा अगर अपन अमरकोश की बात करें तो अमरकोश ने भी काफ़ी सारी जानकारियाँ दी थी, चाहे बुनाई कैसा करना है, कताई कैसे करनी है, सारी जानकारी हमें अमरकोश से मिलती है। बुनाई, कताई, चरखे, ठीक है। तो ये वस्त्र तकनीकी की सारी जानकारी इससे मिलती है। अब इसका सवाल कैसे आता है कि वस्त्र तकनीकी की जानकारी कौन से ग्रंथ में मिलती है? तकनीकी की जानकारी मिलती है ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, उद्योगों में इतनी बातें थी, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कई बार इसमें से नाम पूछ लेते हैं कि कैलिको क्या है या लिनल क्या है ना, ऐसे पूछ सकते हैं। चीनी अंशुक क्या है, ये पूछा जा सकता है। सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा था, ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये पॉइंट भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे तथ्य से परीक्षा में बनते हैं। हालांकि इतने गहराई में जाके तथ्य पूछते नहीं है, क्योंकि जब भी तथ्य को गहराई में लाया जाता है तो एक साथ 5-7 तथ्य देते हैं, तो फिर वो कथन में हमारे को कोई न कोई कथन पकड़ में आ जाता है। तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है, इसको सामान्य है वो ध्यान रखना, ठीक है। लिख लो आप इसको। अब आते हैं अपन उसके बाद में शिल्प पे। अच्छा एक मिनट, हाँ ये तो सूती वस्त्र हुआ ना, इसके अलावा भी कुछ उद्योग और भी थे। अन्य उद्योगों की बात करें हम, अन्य में हीरा उद्योग भी काफ़ी चर्चित था। हीरा उद्योग, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि हाथी दांत कुछ कुछ स्थानों पे शिल्प था, तो कुछ स्थानों पे बड़े उद्योग के रूप में कन्वर्ट हो चुका था, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो नील उद्योग पहली बार एक प्रकार से अस्तित्व में आना शुरू हुआ था, ठीक है। नील उद्योग की जानकारी हमें विष्णु सेन के काठियावाड़ लेख से पहली बार प्राप्त होती है। विष्णु सेन के काठियावाड़ लेख से
जानकारी मिलती है इसकी। ठीक है, ये कुछ उद्योग थे, ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़्यादा वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी। अब हम आते हैं शिल्प के समय मुख्य मुख्य शिल्प कौन से थे। ठीक है, तो शिल्पों के अगर मैं नाम कहूँ तो वापस वही बात आती है, जैसे चर्मकार जो चमड़े का काम करता है। एक चमक ताम्र पत्र मिला है, उस चमक ताम्र पत्र के ऊपर क्या लिखा है कि चर्मक गांव दान दिया गया। तो चर्मक गांव दान दिया गया, उस गांव का नाम ही चर्मक पड़ गया क्योंकि वहाँ पे चर्मकार ज़्यादा थे। ठीक है, तो चर्मकार जो चमड़े का काम करते थे, चर्म का काम करते थे। इसके अलावा कांस्यकार, कांस्यकार जो कांस्य के ऊपर काम करते थे, और कांस्यकारों को एक गांव दान देने का उल्लेख थालनेर ताम्र पत्र से मिलता है। देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था कि ताम्र पत्र जनरली भूमि अनुदान या वित्तीय व्यवस्था हेतु ही यूज होते थे। तो जब भी कोई ऐसी बात हो जिसमें भूमि अनुदान की बात की गई हो, या फिर ग्रामीण अधिकारियों की कोई बात की गई हो, या फिर कोई ऐसी इकोनॉमिक कोई बात की जाती थी, तो जनरली ताम्र पत्र पे लिखित होती थी। ठीक है, तो ताम्र पत्र कोई परीक्षा में ऐसा ऑप्शन, परीक्षा में ऐसा सवाल आ जाए जैसे दामोदरपुर था, धंधे था, बैग्राम था, इनमें देखो कि सारे इकोनॉमिकली बातें की जाती थी, क्योंकि ताम्र पत्र में जब भी ताम्र पत्र दिए जाते थे तो आर्थिक अधिकारी डिस्ट्रीब्यूट डेलीगेट किए जाते थे। ठीक है, तो ताम्र पत्रों पे ये सारी जानकारियाँ मिलने वाली, क्योंकि ये सारे सारे गांव हैं और दान दिए गए थे। कांस्यकार के अलावा अगर अपन देखें तो स्वर्णकार। अब स्वर्णकार जो सोने का काम करते थे। ठीक है, और यहाँ पर एक पूरा का पूरा ताम्र पत्र मिला है जो ईश्वर दत्त स्वर्णकार ने खुदवाया था। ठीक है, स्वर्णकार का ताम्र लेख मिला है। ठीक है, जिसमें सारी जानकारी हमें मिलती है। स्वर्णकार यहाँ पे एक श्रेणी शिल्प मिलती है। इसके अलावा कल्लार व मधुकारी मिलता है। कल्लार व मधुकरी, इससे संबंध में ऐसा लगता है कि मधु यानी शहद होता है, आपके शहद भी होता है। मदिरा, तो हो सकता है कि मदिरा निर्माण का काम करते हो। ठीक है, मदिरा निर्माण से संबंधित एक इसी शिल्प की भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा आपके कर्मकार जो विभिन्न प्रकार के धातुओं पे काम करते थे। ठीक है, लोहकार, ये इसकी जानकारियाँ हमें कालिदास से भी मिलती हैं। ठीक है, कालिदास से मिलती है। साथ साथ में इनकी जानकारियाँ हमें उससे कामसूत्र से भी मिलती है। कामसूत्र में धातु और कर्मार दोनों की जानकारी मिलती है। तो ये सारे सारे शिल्प थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए विद्यार्थियों कि इन सारे शिल्पों का रेगुलेशन करने के लिए कई सारी श्रेणियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, तो इस समय श्रेणी और निगम दो शब्द आते हैं। श्रेणी शब्द भी आता है, निगम शब्द भी आता है। तो आगे हम यहाँ पे नोट करके क्या लिखेंगे कि उक्त शिल्पों के नियमन, नियंत्रण, निर्देशन हेतु श्रेणी व निगम व्यवस्था अस्तित्व में थी। व्यवस्था अस्तित्व में थी। अब मैं अगली स्लाइड पे आपको थोड़ा सा श्रेणी और निगम के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, देखिए मैं अगर बहुत शॉर्ट में बताऊं तो श्रेणियां वे संगठन थी जो एक ही व्यवसाय, ठीक है, एक ही शिल्प से संबंधित होती थी और उस शिल्प में ये सारे काम किए जाते थे। ठीक है, और निगम में कई सारे शिल्प होते थे और नगर के अंदर जितनी भी जातियां थी किसी भी शिल्प से संबंधित हो उन सभी का संगठन निगम कहलाता था। श्रेणियां राज्य की ये मान्यता प्राप्त होती थी, निगम को ऐसी मान्यताएं नहीं थी। श्रेणी के अपने नियम होते थे, निगम के ऐसे अपने नियम नहीं थे।
श्रेणी अपने आप में न्यायालय के रूप में भी काम करती थी। श्रेणी मुद्राएं जारी करती थी, हालांकि निगम भी मुद्राएं जारी करता था। श्रेणी एक प्रकार से पूरा उसका सिस्टमेटिक तरीका था। श्रेणी का एक अध्यक्ष होता था, जैसे ज्येष्ठी, महाश्रेष्ठी, महाश्रेणी ऐसे नाम आते हैं। निगम का कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं होता था। निगम में सभी को समान अधिकार दिए जाते थे, सारे सदस्यों को। निगम में किसी भी प्रकार की जाति पाति का भेदभाव नहीं था। हाँ, क्योंकि निगम के अंदर जितने भी नगर के अंदर जो कुछ भी व्यवसायी थे सभी को उसका हिस्सा बनाया जाता था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी एक एक को समझते हैं, साथ साथ में दोनों का अंतर भी समझते जाएंगे। ठीक है, श्रेणी। देखिए, श्रेणी सिस्टम की बात करें तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहला पॉइंट उसका ये लेंगे कि अंतर के एंगल से चलेंगे कि दोनों में बेसिकली अंतर क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, बिना भेदभाव, बिना जाति वाला श्रेणी में था, सॉरी निगम में नहीं था। ठीक है, ठीक है, मैं अभी इसको थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहला चीज़ कि इसमें समान शिल्प, ठीक है। अब इस शिल्प को हम आपके व्यापार भी लिख सकते हैं, और अगर शिल्प थोड़ा सा बड़ा हो जाता था तो उद्योग भी बन जाता था। ठीक है, और शिल्प हो चाहे उद्योग हो, इनके जो उत्पाद होते थे वो हमेशा व्यापारी कार्यों के लिए यूज होते थे। तो समान, ध्यान रखना कि समान शिल्प व्यापार उद्योगों का संगठन श्रेणी कहलाता था। श्रेणी कहलाता था। ठीक है, पहली चीज, इसके सदस्य विभिन्न जातियों के होते थे। हाँ, विभिन्न जातियों के से संबंधित होते थे। विभिन्न जातियों से संबंधित होते थे। बस जातियां भिन्न भिन्न थी, परंतु व्यापार समान होना चाहिए। ठीक है, व्यापार कैसा होना चाहिए, समान। जातियां भिन्न भिन्न थी, होते थे, अर्थात किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। अर्थात भेदभाव, न छुआछूत, अस्पृश्यता, ऊंच नीच की भावना, ऐसा कुछ नहीं था। अर्थात भेदभाव नहीं था, भेदभाव रहित व्यवस्था थी एक टाइप से। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है इसमें श्रेणी के अंदर। इसके अलावा अगर अपन देखें तो समान शिल्प व्यापार उद्योगों का संगठन श्रेणी कहलाता था। यह श्रेणी किसी ग्राम या नगर विशेष में होती थी। किसी गांव अथवा नगर विशेष में होती थी। ठीक है, अच्छा, इसे याज्ञवल्क्य ने पुग भी कहा है। ठीक है, जो हम आगे पहले पढ़ चुके हैं पुग को। और याज्ञवल्क्य ने श्रेणी हेतु पुग शब्द उपयोग में लाया। एक पुग हमने पीछे भी देखा, उसमें हमने ये लिखा था विभिन्न जातियों का संगठन होता था, ये भी हमने पहले लिखा है। तो संभव ये भी है कि पुग विभिन्न जातियों का संगठन ही था, और ये पुग एक प्रकार से श्रेणी के अंदर विभिन्न जातियों के लोग होते थे। तो श्रेणी के सदस्य जो थे वो एक प्रकार से पुग हो सकते थे, न्यायिक कार्य भी करते होंगे, और कुल जो होते थे वो सारे एक ही जाति से संबंधित होते थे, एक परिवार से संबंधित होते थे। पुग में ऐसा कोई परिवारवाद नहीं था, इसमें कोई भी सदस्य शामिल है वो हो सकता है। पुग के साथ में इसने गण भी कहा था। क्या? गण शब्द भी यूज किया था, पुग और गण दोनों।
किसने? याज्ञवल्क्य ने ये दोनों शब्द यूज़ किए थे। किस हेतु? श्रेणी हेतु यूज़ किए थे। ठीक है, ये बात आपको स्पेशली यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर मैं जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति की बात करूं, प्रज्ञप्ति में 18 श्रेणियों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, इसमें 18 श्रेणियों का उल्लेख हुआ है। और इसके अलावा अगर अपन आगे और इसमें देखें तो श्रेणी के विशेषताएं देखें, तो मैं विशेषताएं ऑलरेडी आपको पहले ही कई बार बता चुका हूँ, फिर एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे इसका अपना न्यायालय होता था, ठीक है, इसके अपने श्रेणी धर्म होता था, श्रेणी धर्म मतलब श्रेणी के नियम होते थे, इसका अपना एक कार्यालय होता था, ठीक है, इसकी अपनी ये मुद्राएं भी जारी करते थे, बैंकिंग का काम भी करते थे, ठीक है, राजकीय मान्यता भी थी इनके पास में। तो ये सारी श्रेणी की विशेषताएं थी। ये सवाल कैसे आता है परीक्षा में? निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रेणी से संबंधित ठीक नहीं है? तो फिर क्या होता है, फिर सीधा सीधा सवाल आता है कि ये श्रेणी धर्म है ना, जैसे इसका बृहस्पति और नारद संहिता में खूब लिखा हुआ है, नारद स्मृति में। तो इसका सवाल कैसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रेणी से संबंधित ठीक नहीं है? फिर उसमें से सीधा सवाल बनता है कि श्रेणियाँ राज्य की मान्यता प्राप्त होती थी, श्रेणियों में एक ही जाति के लोग होते थे, इस टाइप से सवाल आता है। फिर आपको उसमें से कथन चेक करना पड़ता है कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है। तो इस चीज़ का स्पेशली आप ध्यान रखना। ठीक है, श्रेणी के बाद में अब हम देखते हैं आगे निगम को। ठीक है, आप इसको लिख लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं निगम के ऊपर। श्रेणी और निगम। ठीक है, देखिए श्रेणी और निगम में स्पष्ट रूप से अंतर का कहीं उल्लेख मिलता नहीं है अभी तक। ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता कि श्रेणी और निगम में बेसिकली डिफरेंस क्या थे। लेकिन परमेश्वरीलाल गुप्त, जिन्होंने गुप्त काल पे काफ़ी अध्ययन किया था अर्थव्यवस्था वगैरह पे, उन्होंने कुछ अंतर बताए हैं निगम के संबंध में। उन्होंने क्या कहा है कि निगम एक ही नगर के अंदर या किसी गांव के अंदर विभिन्न प्रकार के जो आपके व्यवसाय होते थे, उन सारे व्यवसायों के यूँ कहिए कि मुखिया उसमें शामिल होते थे। तो निगम के अंदर विभिन्न व्यवसाय होते थे, जबकि श्रेणी में विभिन्न जातियाँ होती थी और व्यवसाय समान होता था। यहाँ पे व्यवसाय विभिन्न होते थे। ठीक है, और परमेश्वरीलाल गुप्त ये कहते हैं कि निगम 3 टाइप के होते थे। निगम के अंदर 3 वर्ग होते थे। पहला वर्ग कुलिक कहलाता था, जो उद्योगों में काम करता था। दूसरा वर्ग सार्थवाह कहलाता था, जो आपकी वस्तुओं को लाने ले जाने का काम करता था, कच्चे माल को लाना और मैन्युफैक्चर्ड माल को सप्लाई करने का काम करता था। और तीसरा श्रेष्ठी कहलाता था, जो किसी मार्केट के अंदर या गाँव के अंदर दुकान लगाकर जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। ऐसे निगम जो है वो एक प्रकार से इन 3 वर्गों का एक संगठन होता था, जिसमें कुलिक, सार्थवा, श्रेष्ठी निगम कहते थे। हर जगह पे ऐसे निगम होते थे। राजकीय मान्यता नहीं होती थी, परंतु बसाठ वगैरह में कुछ मुद्राएं मिली हैं, तो हम कहते हैं कि मुद्रा जारी करने का अधिकार था। फिक्स नियमावली नहीं थी, सभी सदस्यों के पास में समान अधिकार होते थे। अब कौन से जातियों के लोग होते थे, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे निगम के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, परंतु परमेश्वरीलाल गुप्त निगम की व्याख्या निम्न आधार पे करते हैं। निगम की व्याख्या निम्न रूप में करते हैं।
निम्न रूप में करते हैं। ठीक है। अब परमेश्वर लाल गुप्त कहते हैं सबसे पहली बात कि नगर अथवा ग्राम के विभिन्न व्यवसायों, देखो वहां व्यवसाय समान था, यहां व्यवसाय में भिन्नता है। विभिन्न व्यवसायों, ठीक है, विभिन्न व्यवसायों का संगठन निगम कहलाता था। निगम कहलाता था। ठीक है। श्रेणी में क्या होता था? समान व्यवसाय के लोग उसमें इकट्ठे होते थे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या लिखी है कि निगम में 3 वर्ग होते थे। निगम में 3 वर्ग होते थे। ठीक है, कौन कौन से 3 वर्ग होते थे? प्रथम वर्ग कुलिक कहलाता था, जो उद्योगों में काम करते थे, श्रमिक वगैरह उद्योगों में काम करने वाले। दूसरा जो वर्ग था वो सार्थवाह कहलाता था। जो वस्तुओं को लाने ले जाने का कार्य करते थे। ठीक है। और तीसरा जो वर्ग था वो आपके श्रेष्ठी कहलाता था। ये पीएल गुप्त कहते हैं, जो स्थानीय क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए दुकान खोलते थे। ठीक है। तो देखिए पूरा चैनल बन गया, उद्योगों में काम होने से लेकर दुकान में सप्लाई तक पूरी चेन बन गई। और इस पूरे चैन को निगम बोलते थे, कॉर्पोरेशन बोलते थे। और इसके जरिए इस प्रकार 3 वर्ग होते थे, जिन्हें कुलिक, सार्थवाह और श्रेष्ठी निगम कहते थे। ये बात पीएल गुप्त बताते हैं, 2 बिंदु बताते हैं। तो इसमें जैसे कुलिक है तो कई सारे उद्योगों के सारे कुलिक इसमें शामिल हो जाते थे। फिर लाने ले जाने वाले भी साथ में हो जाते थे, फिर दुकानदार भी सारे आ जाते थे। तो निगम में एक बड़ी संरचना नजर आ रही है, श्रेष्ठी छोटी संरचना नजर आ रही है। शिल्प निगम श्रेष्ठ श्रेणियाँ छोटी संस्था नजर आ रही है, निगम थोड़ी बड़ी संस्था नजर आ रही है इस हिसाब से। और क्या क्या बातें थी? निगम के सभी सदस्य समान अधिकार रखते थे। मतलब कोई निगम में श्रेष्ठी की भांति श्रेणियों की भांति कोई अध्यक्ष नहीं होता था। सभी सदस्यों के पास में समान अधिकार होते थे। ठीक है, समान अधिकार रखते थे। कोई अध्यक्ष नहीं। ठीक है। दूसरी बात, न श्रेणियों की भांति नियमावली होती थी, न ये न्यायालय होते थे, न राजकीय मान्यता थी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्रोतों में इसकी जानकारी मिलती भी नहीं है। और जब जानकारी नहीं मिलती तो हम स्पष्ट रूप से इसके बारे में कैसे कहें कि इसके नियम क्या थे या इसके प्रावधान क्या थे या क्या सिस्टम था, ये इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आज तक नहीं मिल पाई। परंतु ये है कि कुछ जानकारियां जो है वो हमें इसकी मिल जाती हैं। ठीक है। और मुद्रा जारी करने का अधिकार था इनके पास में, जारी करने का अधिकार था। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं 274 मुद्राएं हमें बसाड़ से मिली है जो किसी निगम की है, वैशाली।
इस कारण हम कहते हैं कि इनके पास में ऐसे अधिकार होंगे। तो कहने का मतलब था कि ये श्रेणी और निगम में अंतर थे, और अब ये हमारा उद्योग शिल्प पूरा हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे व्यापार और वाणिज्य का मैटर, देखेंगे कि व्यापार कैसे चलता था और वाणिज्य कैसे चलता था। ठीक है, व्यापार वाणिज्य। ठीक है, देखिए व्यापार वाणिज्य की अगर अपन बात करें तो इस समय दो टाइप के व्यापार दोनों प्रचलन थे। आंतरिक व्यापार भी था और आपके बाह्य व्यापार भी था। ठीक है, हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कह सकते हैं। सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी था और अंतर्देशीय घरेलू व्यापार भी इस समय होता था। अब आंतरिक व्यापार में हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे समृद्ध नगर कौन से थे। ठीक है, रास्ते कौन से थे और विनिमय का माध्यम क्या था। ठीक है, घरेलू व्यापार में विद्यार्थियों तीन चीजें देखी जाती है। ठीक है, विनिमय का माध्यम, समृद्ध नगर कौन से थे और मार्ग कौन से थे। ये तीन बातें आंतरिक व्यापार में देखेंगे। बाह्य व्यापार में क्या देखेंगे, किन क्षेत्रों से होता था, आयात निर्यात क्या था, और तीसरी बात विनिमय प्रणाली कैसी थी। ठीक है, ये तीन बातें हम इसमें देखेंगे बाह्य व्यापार में। सबसे पहले मैं आते आंतरिक व्यापार पे। समृद्ध नगरों की अगर बात करूं तो कौशाम्बी, मथुरा, है ना, पाटलिपुत्र वगैरह सारे समृद्ध नगर थे। हालांकि एनसेंग तो बात करता है कि जब हम आए थे तब उसने उस पाटलिपुत्र को उजड़ा हुआ पाया था। तो कई सारे समृद्ध नगर थे उस समय, और अवंती सबसे समृद्ध हो गया था उस समय। रास्ते की बात करें तो पाटलिपुत्र, अवंती वगैरह वो गुप्तकालीन, सातवाहन कालीन सारे रास्ते अभी भी प्रचलन में थे, कोई नया रास्ता नहीं था। विनिमय के माध्यम की अगर बात करूं तो अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली थी ग्रामीण क्षेत्रों में, परंतु भूमि के लेन देन हो या विशिष्ट कार्य जब होते थे तो विभिन्न प्रकार की मुद्राएं दी जाती थी। तो विनिमय प्रणाली में हम सारी मुद्राओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, मुद्रा का अध्ययन होगा इसमें विनिमय के माध्यम में। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि अभी तक आपके था यूं कहिए कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी, परंतु विशेष ओकेजन पे आपके मुद्रा विनिमय का उपयोग भी किया जाता था। क्योंकि मुद्रा की अभी तक वैल्यू तय नहीं थी, इसलिए व्यापार में मुख्य रूप से व्यापारिक कार्यों में मुद्राओं का प्रयोग नहीं होता था। उसके स्थान पे प्रयोग होता था किसका, वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। वस्तु देके वस्तु ली जाती थी। ठीक है, तीन बिंदु हम इसमें समझेंगे, और उसके बाद में फिर हम आगे जो है ये बाह्य व्यापार में आते हैं कि कौन से क्षेत्रों से वगैरह वगैरह व्यापार होता था। ठीक है, तो अब अपन है वो अलग हेडिंग दे रहे हैं और हेडिंग देके पॉइंट समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आ रहे आंतरिक व्यापार पे। आंतरिक व्यापार, ठीक है, आंतरिक व्यापार में हमारे को तीन चीजें दिमाग में रखनी है। पहली चीज तो दिमाग में ये रखनी है कि इस समय कई सारे विकसित नगर थे, और विकसित नगरों में सबसे विकसित इस समय अवंती था। ठीक है, पाटलिपुत्र उजड़ चुका था। हालांकि ऐसा नहीं है कि पाटलिपुत्र से व्यापार के प्रमाण नहीं मिलते थे, परंतु अवंती जितना विकसित कोई दूसरा नगर नहीं था। एक ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। आंतरिक व्यापार में दूसरा बिंदु ध्यान रखना है आपको, मुद्राओं से संबंधित। आंतरिक व्यापार में सवाल मुद्राओं से ही आता है। ठीक है, तो इसको अपन है वो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, इस समय ग्राम से ग्राम, ग्राम से नगर और नगर से नगर घरेलू व्यापार होता था।
होता था। ठीक है, ठीक है, पहली बात तो ये, जो कि मुख्य रूप से स्थल मार्गों से होता था, जो कि मुख्य रूप से स्थल मार्गों से होता था। पहली बात, मुख्य रूप से स्थल मार्गों से होता था। चूंकि इस समय मुद्रा का मूल्य तय नहीं था, इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी। इस समय मुद्रा का मूल्य तय नहीं था, इस कारण वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। अगर अपन दूसरी बात लें यहाँ पे, तो कई सारे महत्वपूर्ण नगर थे, जैसे उज्जैनी सबसे समृद्ध नगर, भड़ोच, भृगुकच्छ हम कह सकते हैं। भड़ोच स्टार्टिंग में ठीक था, लेकिन जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन हुआ और हमारा गुप्त काल का जो व्यापार था, ये दक्षिण पूर्वी देश, सुवर्ण भूमि जो हम कह रहे हैं, उनसे ज़्यादा हुआ, तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह का महत्व बढ़ गया, जो कि बंगाल में था, और भड़ोच बंदरगाह का महत्व थोड़ा सा कम हो गया था। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पे आरंभ में महत्वपूर्ण, परंतु अब आगे मैं आपको बताऊंगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, परंतु कालांतर में महत्व घटा। तो महत्व घटा तो महत्व बढ़ा किसका? देखिए, मैं आपको ये यहाँ कैसे आ गया, मैं आपको एक मैप से समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले सारा व्यापार इस साइड से होता था, भृगुकच्छ यहाँ पे है। चूंकि यहाँ से सारा व्यापार हो रहा था, तो इसलिए भड़ोच का महत्व ज़्यादा था। गुप्त काल के बाद के भागों में यूँ कहिए कि कुमार गुप्त और उसके ठीक बाद में व्यापार यहाँ से ज़्यादा शुरू हो गया था। यहाँ से जब व्यापार शुरू हुआ तो ताम्रलिप्ति जो कि पूरी बंदरगाह था, इसका महत्व बढ़ गया, तो इसका महत्व स्वतः ही धीरे धीरे घटना शुरू हो गया था। ठीक है, तो उज्जैनी, भड़ोच, तो कालांतर में इसका महत्व घटना शुरू हो गया। फिर और कौन कौन से थे? प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में हम ये लिखेंगे कि इसका जो है, ये कालांतर में इसका महत्व खतरनाक घट गया, तो रैनस्यांग ने तो उजड़ा हुआ पाया था। रैनस्यांग ने उजड़ा पाया। ठीक है, वैशाली, मथुरा, ठीक है, और प्रतिष्ठान हो गया, ताम्रलिप्ति, इत्यादि प्रमुख व्यापारिक नगर थे। ठीक है, प्रमुख व्यापारिक नगर थे। वैशाली, मथुरा, ताम्रलिप्ति, कौशाम्बी रह गया। कौशाम्बी, अहिछत्र, ये यहाँ पे प्रमुख नगर थे। ठीक है, ये बात हो गई, यहाँ पे नगरों की बात हो गई। अब दोनों बातों के बाद में तीसरी सबसे अहम बात जो आती है, वो आती है मुद्राओं की, विद्यार्थियों। ठीक है, इस समय
विशिष्ट लेन देन में, विशिष्ट लेन देन, भूदान वगैरह लेन देन में मुद्राओं का प्रयोग होता था। किसका? मुद्राओं का प्रयोग होता था। और हमने, आपको अच्छे से याद होगा, हमने चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर और विष्णुगुप्त तक सभी की मुद्राओं के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। बस अब थोड़ा सा कंक्लूजन और देख लेते हैं ताकि आपको भी लास्ट पॉइंट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। होता था इस काल में स्वर्ण, रजत, सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं थी। रजत, ताम्र और मालवा क्षेत्र में कुछ शीशे की मुद्राएं भी मिली है। शीशा निर्मित मुद्राएं प्रचलन में थी। निर्मित मुद्राएं प्रचलन, मुद्राएं जारी की गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक एक को लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे स्वर्ण मुद्राएं, फिर रजत वगैरह कौन लेंगे, ठीक है। देखिए, अगर स्वर्ण मुद्राओं की बात करें तो स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहते थे। क्या कहते थे? दिनार कहते थे। और दिनार लैटिन शब्द है और इस समय दिनार के दो मेन विशेषताएं हमारे को देखने मिलती। आरंभिक जो दिनार थी, स्वर्ण मुद्राएं जो थी, ये विदेशी प्रभाव से थी, मतलब कुषाणों की नकल जैसा लगता था। उसका भार हो, चाहे उसकी क्वालिटी हो, चाहे उसके ऊपर विदेशी विभिन्न प्रकार के फालतू के चिन्ह हो, चाहे शक संवत का उसके ऊपर उपयोग हो, चाहे उनकी कुषाणों की पूजा विधियों का उल्लेख हो, है ना। इस टाइप से विदेशी मुद्रा, दिनार विदेशी मुद्रा के प्रभाव पर थी। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, धीरे धीरे गुप्त काल के अंदर मुद्राओं का, स्वर्ण मुद्राओं का पूर्ण रूप से भारतीयकरण हुआ। विदेशी चिन्ह हटाए गए, विदेशी अनुष्ठान की रीति रिवाज हटाए गए। इसके साथ साथ में उसके भार में भी वृद्धि की गई और इसके साथ साथ में उसमें राजा का चित्र, वो पीछे लक्ष्मी देवी का चित्र बनाना शुरू किया, सिंहवासिनी देवी का, और गुप्त संवत लिखने शुरू किए। साथ में ब्राह्मी और संस्कृत लिपि और भाषा में लेख लिखे गए और इस प्रकार से मुद्राओं का पूर्ण रूप से भारतीयकरण हुआ था इस समय, ठीक है। 21 टाइप की मुद्राएं चलाई इन्होंने। सबसे ज़्यादा धनुर्धारी मुद्राएं थी, तो आपने पढ़ी है, अश्वराही, गजवारोही, राजा रानी प्रकार, प्रियंग प्रकार, हमने सब पढ़ रखा है पीछे। ये सारी मुद्राएं इस समय जो है वो चलाई गई थी। तो सबसे पहले हम आते हैं स्वर्ण मुद्राओं के ऊपर कि स्वर्ण मुद्रा की खास बात क्या क्या थी, ठीक है। पहली बात, इन्हें दिनार कहा जाता था, ठीक है। पहली बार दिनार नाम है वो कुषाण काल में यूज हुआ, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, इनकी प्रमुख विशेषता इस प्रकार थी। ठीक है, अब हम एक एक विशेषता पर बात करेंगे कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं की मेन विशेषताएं क्या थी। सबसे पहली विशेषता थी विद्यार्थियों की गुप्तकालीन मुद्राओं का, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा का या मुद्राओं का पूर्ण भारतीयकरण हुआ। मुद्राओं का पूर्ण भारतीयकरण, पूर्ण भारतीयकरण हुए का क्या मतलब है, विदेशी प्रभाव से मुक्त हुई, ठीक है। से मुक्त। यद्यपि हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में ये नहीं था, लेकिन बाद के कालों में हुआ था, ठीक है। हम क्या लिखेंगे कि आरंभ में
में मुद्राओं पर विदेशी प्रभाव था। पर विदेशी प्रभाव, विदेशी में किसका? कुषाणों का प्रभाव था। विदेशी प्रभाव कालांतर में विदेशी प्रभाव से मुक्त हुई। प्रभाव से मुक्त, ये इनकी बड़ी उपलब्धि थी। और विदेशी प्रभाव में मुक्त हुई मतलब क्या हुआ, मैं इसको इस सिक्के की सहायता से आपको समझाना चाहूँगा। ठीक है, अब देखो भारतीय विशेषताएं क्या क्या थी। मैं भारतीय विशेषताओं को एक एक लिखना चाहूँगा, साथ साथ में आपको समझाते हुए भी चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ जो उसमें दिखने गई है कि विदेशी मुद्राओं का जो भार था वो लगभग 120 से 22 ग्राम था, और गुप्त मुद्राओं का भार कितना हो गया? 144 ग्रेन के आसपास भार। ठीक है, ये भार लगातार इनका बढ़ता गया। कब से? कुमार गुप्त के बाद से, गुप्त के बाद से। और विदेशी भार कितना होता था? विदेशी भार 120 से 122 ग्रेन होता था। तो एक तो भार का प्रभाव पड़ा। ठीक है, दूसरा कौन सा प्रभाव पड़ा? अब जो ये सम्राट यहाँ की इनकी जो वेशभूषाएं हैं, सम्राट रानी जो साथ में होती थी, वेशभूषा भारतीय हो गई। ठीक है, सम्राट व रानी की वेशभूषा भारतीय। पहले ये विदेशी होती थी। तीसरा क्या प्रभाव पड़ा? विदेशी पूजा के चिन्ह खत्म किए, त्याग किए। इसके अलावा देखें तो ये चित्र देख रहे होंगे आप, लक्ष्मी और सिंहासन देवी जैसे आप कह सकते हो का चित्रण हुआ। का चित्रण हुआ। ठीक है, इसके अलावा यूनानी चिन्ह हटाए गए। गुप्त संवत का प्रयोग किया गया। शक के स्थान पर गुप्त संवत। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी विशेषताएं थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि दोनों भागों पर कोई न कोई लेख होता था। जैसे इसमें ये रहा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी ये लेख लिखा हुआ है। तो दोनों भागों पर है वो लेख लिखा होता था। 7वां नंबर, दोनों भागों पर काव्यात्मक और छंद शैली में वृत्ताकार रूप में, ऐसे गोल एकदम, है ना, ऐसे वृत्ताकार रूप में ब्राह्मी लिपि व संस्कृत भाषा में लेख। तो इससे क्या है कि पूरा पता चल जाता था कि ये मुद्रा किसकी है वगैरह वगैरह। ठीक है, और सबसे खास बात देखिए, ये दो भाग होते थे। एक हम बोलते हैं ना चित्त भाग और पट भाग। ठीक है, तो मुद्रा के दोनों भागों पर कुछ न कुछ चित्र अंकित होते थे इनके। आप इस मुद्रा को अच्छे से देखो, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि देखो जितना भी आप देख पा रहे हैं, जो चित्त भाग था उसके ऊपर शासक की विभिन्न मुद्राएं हैं। ठीक है, चित्त भाग पर यहाँ पूर्व भाग भी बोलते हैं, भाग पर शासक की विभिन्न मुद्राएं और जैसे वीणा वादन वगैरह है ना, इस टाइप से विभिन्न मुद्राएं। तो इससे क्या पता चलता था? इससे शासक की रुचि पता चलती थी।
रुचि पता चलती थी कि शासक की रुचि क्या है। और रुचि जैसे वीणा वादन मुद्रा मिलते ही हमने कह दिया कि समुद्रगुप्त की रुचि है वो वीणा वादन में थी। हमने एक जगह नाटक के बारे में भी लिखा है, तो कहने का मतलब था कि रुचि सीधी पता चल जाती थी, ठीक है। और ये यहाँ लेख और उपाधि वगैरह सब हो जाता था। अब जो पृष्ठ भाग होता था, चित्त भाग के बाद में पट भाग कहो या पृष्ठ भाग कहो, पृष्ठ भाग पर धार्मिक अंकन था, देवी का था, लक्ष्मी जनरली सामान्यतः धार्मिक अंकन, ठीक है। ये इससे पता चलता था उनकी धार्मिक आस्थाओं के बारे में, धार्मिक अभिरुचि के, राजा की अभिरुचि के बारे में पता चल जाता था। इसके अलावा मूर्ति कला, क्योंकि मूर्तियां थी विभिन्न प्रकार की बनी हुई, तो मूर्ति कला की भी जानकारी मिल जाती थी, है ना। ये सारी विशेषताएं जो है वो भारतीय विशेषताएं थी। इसलिए हम कहते हैं कि गुप्त काल में स्वर्ण जो सिक्के थे इनका क्या हुआ था, भारतीयकरण हुआ था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो ये 9 बातें मुझे ठीक लगी जो आपको जाननी चाहिए कि किस पे क्या क्या था, ठीक है। ये अब आप देख रहे होंगे, ये पृष्ठ भाग पे ये लक्ष्मी का चित्र बना हुआ है, तो इससे धार्मिक अंकन हो गया। इस और जो पृष्ठ भाग है, सॉरी चित्त भाग जो है, इस पर आपके राजा रानी का चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लिया, हाँ देख लेना, ये यहाँ पे ये बिंदु थे, ठीक है। मैं वापस इस पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो मुद्राओं का पूर्ण भारतीयकरण हुआ, ये स्वर्ण मुद्रा की एक सबसे अहम विशेषता थी, ठीक है। अब अपन इसके ऊपर दूसरा पॉइंट और ले सकते हैं, जिसमें हम लिखेंगे कि यह मुद्राएं जो है ये सुगढ़ सोने की मुद्राएं थी। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, सुगढ़ स्वर्ण मुद्राएं, ठीक है। तो देखिए ये हम दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, और पहले पॉइंट में हमने भारतीयकरण की बात की, और दूसरे पॉइंट में हम ले रहे हैं कि इस समय सुगढ़ स्वर्ण मुद्राएं थी। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त प्रथम की, तो चंद्रगुप्त प्रथम के समय जो मुद्राएं थी इसमें लगभग 82% तक स्वर्ण था, 18% ही मिलावट थी, और इसका भार 119 ग्रेन के आसपास मिला है हमें। चंद्रगुप्त प्रथम की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में आता है समुद्रगुप्त। अब जो समुद्रगुप्त की अगर मैं बात करूं तो इसके सिक्के जो थे ये सबसे ज़्यादा स्वर्ण युक्त सिक्के थे, जिनमें लगभग 81% से लेकर और 93% तक सोना मिला है, ठीक है। तो सर्वाधिक यूं कहिए कि सर्वश्रेष्ठ सिक्का इसी का था। ये सबसे बड़ी बात थी, इस समय सबसे बेहतरीन सिक्का इसका माना जाता है। उसके बाद में आया चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखो इसकी लगातार गिरती जाएगी, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय लगभग 80% तक सोना होता था सिक्कों में। फिर कुमारगुप्त आया। कुमारगुप्त के काल में सोने की मात्रा फिर घटी और 70 से 78% तक रही, ठीक है। फिर और नीचे आते हैं, स्कंदगुप्त का जब काल आया तो स्कंदगुप्त का काल में ये मात्रा और घटी, और ये 68% से 78% तक आपके ये मात्रा रही। फिर और नीचे आता है, फिर नरसिंह गुप्त के समय 2 टाइप के सिक्के मिले। नरसिंह गुप्त के समय 2 टाइप के सिक्के मिले, जिसमें 54% तक भी सोना आ गया था यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा जब विष्णुगुप्त की बात आई तो विष्णुगुप्त के सिक्कों की हालत थी 43%। विष्णुगुप्त गया उस समय सोने की मात्रा 43% रही। एक चंद्रगुप्त तृतीय भी आया था, आपको मैंने बताया था, जो गृह युद्ध में मारा गया था, उसके सोने की मात्रा है वो लगभग 40% रह गई थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और नरसिंह गुप्त के समय इस सिक्कों का जो भार था ये लगभग 146 ग्रेन हो गया था, और ये भार यहाँ तक आते आते आपके 149 ग्रेन तक हो गया था। तो इससे ऐसा लगता है कि लगातार जैसे जैसे सोने की क्वालिटी गिरी है, सिक्के की क्वालिटी गिरी है, वैसे वैसे इसका भार बढ़ा है, ठीक है। तो कुमारगुप्त के बाद अगर अपन देखते हैं या चंद्रगुप्त के बाद देखते हैं तो 2 चीज़ें निकल कर सामने आती है कि जैसे जैसे मुद्रा का भार बढ़ा, जैसे जैसे मुद्रा का भार बढ़ा, ग्रेन बढ़ता गया, वैसे वैसे
सुगाढ़ता कम होती गई, गाढ़ता कम होती गई। ठीक है, ये कम होती गई। ठीक है, ये बात आप नोट कर पा रहे होंगे। ये बाद के परवर्ती गुप्त शासकों की बात कर रहे हैं। 43% था तो भार 151 हो गया। क्यों? क्योंकि जब मिश्रित धातुएं मिलाई गई तो भार अपने आप ही उसका बढ़ता गया, पहली चीज। दूसरी बात, यह व्यापारिक अवनति को दिखाता है। यह क्या दिखाता है? यह व्यापारिक अवनति को दिखाता है, क्योंकि सोने की गुणवत्ता, सिक्कों में सोना कम होना, ऐसा प्रतीत होता है कि इनका व्यापार वाणिज्य ह्रास हुआ होगा, तभी स्वर्ण की मात्रा सोने में, उसमें मुद्राओं में कम होती गई। और रोमिला थापर, ओझा, कोशाम्बी, शर्मा जैसे जितने भी ये मार्क्सिस्ट इतिहासकार थे, इन्होंने इसको फिर यही टारगेट किया कि स्वर्ण मात्रा लगातार कम होना इस बात का द्योतक है कि इनकी अर्थव्यवस्था पतनशील हो गई थी। फिर इतिहासकारों ने जब इनकी इकोनॉमी पढ़ाई तो उन्होंने कहा कि इनके आरंभिक भाग में, मतलब इस समय से पहले तक अर्थव्यवस्था का प्रथम चरण बड़ा शानदार था और इसके बाद में अर्थव्यवस्था गिरनी शुरू हो गई थी। ठीक है, दो चीज़ें निकल कर इन सिक्कों से पता चलती है। तो सुगढ़ स्वर्ण मुद्राएं थी आरंभ में, लेकिन बाद में इनकी क्वालिटी कंटिन्यू गिरती गई। चंद्रगुप्त तृतीय की मुद्राओं में महज 40% ही सोना हुआ करता था, जबकि विष्णुगुप्त में भी 43% था। सबसे बेस्ट मुद्रा थी समुद्रगुप्त की, जहाँ पर लगभग 93% के आसपास तक आपके ये आ गया था। यह अपने आप में एक विशिष्ट बात थी यहाँ पे। ठीक है, इन चीज़ों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये स्वर्ण मुद्राएं थी हमारी, जो कि हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर रहा हूँ कि 21 प्रकार की मुद्राएं स्वर्ण चली थी। ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा थी धनुर्धारी। ठीक है, धनुर्धारी सर्वाधिक थी, और बाकी दिनार सब, डेनेरियस सब से बनान की, यानी ये सब याद रखने की तो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। अब देखिए, ये स्वर्ण मुद्राओं की बात हो गई। अब अपन आगे देखेंगे रजत मुद्राओं के ऊपर। इस समय रजत मुद्राएं भी चली थी। ठीक है, ऐसा नहीं केवल स्वर्ण मुद्राएं थी, रजत मुद्राएं भी थी। बट हाँ, ये है कि रजत मुद्राएं इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाई, कुमारगुप्त ने चलाई और बुद्धगुप्त ने चलाई, और बाकी किसी ने रजत मुद्राएं नहीं चलाई। ठीक है, और रजत मुद्राओं को रूपक कहा गया था। जैसे स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा गया, वैसे ही रजत मुद्राओं को रूपक या रुपये का कहा गया, और इसका भार भी लगभग 21 ग्रेन के आसपास था, और एक दिनार में 16 रूपक होते थे, ऐसा वैग्राम अभिलेख हमें बताता है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है इस रजत मुद्राओं में कि इन्हें रुपये का अथवा रूपक कहा जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, इसको 3 राजाओं ने, 4 राजाओं ने, चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और बुद्धगुप्त ने मुख्य रूप से चलाई थी। ठीक है, तीसरी बात इसमें क्या ध्यान रखनी है कि हाँ, 1 दिनार बराबर 16 रूपक होते थे। ये कौन कहता है? वैग्राम ताम्रलेख। ठीक है, ये रजत मुद्राओं की बात है, और इनका जो औसतन भार होता था वो 29 ग्रेन के आसपास था। 29 ग्रेन औसत भार था इसका। ठीक है, ये रजत मुद्राएं हो गई। उसके बाद में आती है ताम्र मुद्राएं। ताम्र। ठीक है, अब देखिए, ताम्र एक दरब नाम भी आता है। तांबे और शीशे की, चांदी की मिश्रित मुद्राएं भी आती है, लेकिन हम पहले थोड़ा सा ताम्र मुद्रा देख लेते हैं। अत्यंत कम थी, अत्यंत कम, और मालवा क्षेत्र में थी। ठीक है, और चांदी तथा तांबे की मिश्रित मुद्रा, तांबे की होती थी, ऊपर चांदी का गोल्ड चला देते थे, कड़ी चला देते थे, उसे दरब कहा जाता था। चांदी और ताम्र की
मिश्रित मुद्रा दरब कहलाती थी। ठीक है, ये ताम्र मुद्रा हो गई, इनका थोड़ा सा देख लेना। और बाकी तो ताम्र मुद्रा नियमित रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय ने पहली बार चलाई थी, नियमित रूप से, पहली नहीं कह रहा हूं, नियमित रूप से। ठीक है, अब एक आता है आपके सीसा की मुद्रा भी हमने लिखी है यहाँ पे, सीसे की मुद्रा। ठीक है, चौथा एक पॉइंट और डाल देते हैं, सीसा। ये भी अत्यंत कम थी, ज़्यादा नहीं थी, अत्यंत कम, और शक क्षत्रप क्षेत्रों में, शकों के राजा को क्षत्रप कहते हैं, क्षेत्रों में, मालवा साइड में, ठीक है, कुछ मुद्राएं ये भी चलाई गई थी। ठीक है, तो ताम्र, रजत, सीसा और स्वर्ण, चारों प्रकार की मुद्राएं जो है वो गुप्त काल में चली थी। अब इन मुद्राओं के जो मेन क्षेत्र है, कालीघाट क्षेत्र में सबसे प्राचीन गुप्तकालीन मुद्रा भंडार मिला है, भरतपुर के बयाना से मिला है, जो सबसे बड़ा मुद्रा भंडार है, लगभग 1800 मुद्राएं मिली है, और टोंक जिले के रेड नामक इलाके से भी मिली है। तो 3 मुद्रा भंडार मिले, वो भी मैं लिख लेता हूं इसमें। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम आंतरिक व्यापार पढ़ रहे हैं, समृद्ध नगर हो गया, रास्ते हो गए, विनिमय का माध्यम, और हम मुद्रा का अध्ययन पढ़ रहे हैं। फिर अपन बाह्य व्यापार पे आएंगे। ठीक है, और मुद्रा में अंतिम बात जो हम है वो एक अलग स्लाइड पे आ जाते हैं। गुप्तकालीन कुल 16 मुद्रा भंडार हमें प्राप्त हुए आज तक, भंडार प्राप्त हुए हैं, जिनमें 3 बड़े प्रमुख हैं, जिनमें 3 मुख्य है। ठीक है, कालीघाट, बयाना और रेड टोंक के अंदर। पहला है कालीघाट, कलकत्ता के अंदर है। कालीघाट कलकत्ता में है, और 1783 में इसकी खोज हुई थी। अब इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह प्राचीनतम मुद्रा भंडार है, हमें मिला सबसे पहले यही था मुद्रा भंडार। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि ये इस मुद्रा भंडार से हमें प्रवर्ती गुप्त शासक जैसे नरसिंह गुप्त, बुद्धगुप्त, वैन्यगुप्त, विष्णुगुप्त, इनके सिक्के ज़्यादा मिलते हैं। प्रवर्ती गुप्त शासकों के सिक्के मिलते हैं, के सिक्के मिलते हैं, जिनमें जैसे आपके नरसिंह गुप्त। अब इसी यहाँ से ही इसकी बालादित्य उपाधि मिलती है, इसी सिक्कों से मिलती है। ठीक है, नरसिंह गुप्त की बाद में अगर अपन दूसरा नाम ले तो आता है कुमारगुप्त। ठीक है, ये नरसिंह गुप्त के बाद वाला कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त सेकंड। जैसे कर्मादित्य की उपाधि थी, और विष्णुगुप्त जैसे चंद्रादित्य की उपाधि थी। ठीक है, ये सारी उपाधियां और इनके सिक्के यहाँ से मिलते सबसे ज़्यादा। वैन्यगुप्त,
तो कालीघाट मुद्रा भंडार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसका ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हम आते हैं बयाना का मुद्रा भंडार। बयाना, ठीक है, मुद्रा भंडार। अब बयाना मुद्रा भंडार है, भरतपुर के अंदर राजस्थान में है। 1800 मुद्रा यहाँ पे सबसे अधिक मिली है। 1800 मुद्रा मिली जो सर्वाधिक है। इससे ज़्यादा मुद्राएं और कहीं पर भी हमें किसी भी जगह से नहीं मिली है, ठीक है। तो नगला छेल गांव के अंदर है, ग्राम भरतपुर राजस्थान, ठीक है। सर्वाधिक 1800 मुद्राएं। तो अगर ये सवाल आए कि गुप्तकालीन सबसे प्रमुख मुद्रा भंडार कौन सा था, तो आपका उत्तर क्या होगा? बयाना, ठीक है। हालांकि तीनों ऑप्शन एक साथ में नहीं होते, फिर भी आ जाए तो हमें बयाना करना है, क्योंकि बयाना में सबसे अधिक मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। इनमें से भी अगर पूछे किसकी ज़्यादा है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे ज़्यादा है, ठीक है, लगभग 961 के आसपास है। फिर कुमारगुप्त की है, ठीक है। इसके बाद समुद्रगुप्त की है। तो ये 3 राजाओं की सबसे अधिक है, ठीक है। कुमारगुप्त फर्स्ट हो जाएगा इसके बाद में। तो कुमारगुप्त की और समुद्रगुप्त की और चंद्रगुप्त प्रथम नहीं द्वितीय की, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा देख लेना, इसका आंकड़ा 623 है शायद, ये 171 के आसपास है, ठीक है। तो जो भी है आप देख लेना, मैं 171 वाला कंफर्म कर लेता हूँ, नहीं 173 है, 173 है। और तीसरा जो मुद्रा भंडार है वो मिला है रैंड टोंक राजस्थान से, ठीक है। 3 मुद्रा भंडार हमें मुख्य रूप से टोटल कितने मिले? 16 मुद्रा भंडार। और इन्हीं मुद्रा भंडारों से हमें इन मुद्राओं के बारे में जानकारी है वो मिलती है। तो ये मुद्रा यहाँ पे पूरी हो जाती है, ठीक है। और अब हमारा अगला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा बाह्य व्यापार के ऊपर, कि इस समय बाह्य क्षेत्रों में व्यापार कैसे होता था, ठीक है। तो बाह्य व्यापार की पॉइंट ले, उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। बाह्य व्यापार हेडिंग दे देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाह्य व्यापार, ठीक है। देखो बाह्य व्यापार हम 2 चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण क्या करेंगे हम इसको ऐसे करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं बाह्य व्यापार का एक हल्का सा परिचय, क्षेत्र ले लेते हैं, क्षेत्र और मार्ग, ठीक है। मार्गों में आपके थल मार्ग भी आ जाएगा और जल मार्ग भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए विद्यार्थियों, अगर अपन क्षेत्र की बात करें तो हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। इसका जो प्राथमिक चरण था वो रोम के साथ सबसे अधिक हुआ, रोम अफ्रीका के साथ में। और इसका जो दूसरा चरण था वो हुआ दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ में, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ में। आप इसको ऐसे समझिए कि स्टार्टिंग में मैं मैप्स के जरिए बात करूंगा अब आगे। गुप्तकालीन व्यापार जो है वो आपके प्रारंभ में यहाँ से इन क्षेत्रों को होता था, ठीक है। ये इस जगह से होकर निकलते थे और इनका व्यापार इस रास्ते से, स्थलखंड से भी होता था। इस व्यापार जो है आपके इस गुजरात से, यहाँ से भरगुकत से आगे कैन होते हुए इधर आपके अदिस अबाबा इथोपिया तक जाता था। ऐसा कॉस्मोस कहते हैं अपनी पुस्तक क्रिश्चियन टोपोग्राफी में। तो यहाँ पे व्यापार होता था और इसके ज़रिए ये लोग हैं वो भूमध्य सागर से रोम को पहुँचते थे यहाँ पे आपके, ठीक है। इनके साथ व्यापार होता था। ये स्टार्टिंग में जब गुप्त काल स्थापित हुआ और यूँ कही कि कुमारगुप्त के काल तक था। कुमारगुप्त के काल के बाद में फिर इधर से मामला ख़त्म होना शुरू हुआ और ये व्यापार इधर से बढ़ना शुरू हुआ।
और इन्होंने इस क्षेत्रों से व्यापार शुरू किया। और कोसमोस के लेखक कोसमोस खुद क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि दक्षिणी पूर्वी एशिया और चीन के साथ सबसे अधिक इन्होंने व्यापार किया। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो एरिया है ये, और चीन के साथ व्यापार किया। इस कारण ताम्रलिप्ति जो ये बंदरगाह था, इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और भड़ोच का महत्व कम हो गया था। और जब से ये जहाज़ यहाँ से जाते थे तो आपके ये यहाँ से जब जहाज़ निकलते थे तो तकोला को, जो कि मलेशिया में है, इसको मध्यस्थ नगर के रूप में यूज़ करते थे। यहाँ फ्यूलिंग वगैरह होती थी, फिर यहाँ से ये लोग चीन पहुँचते थे। तो चीन के साथ भी इनका व्यापार होता था। हालांकि चीन से हमें कोई भी एक भी यूँ कहिए कि मुद्रा नहीं मिली, न चीन की मुद्रा भारत में मिली। तो इस हिसाब से हम ये भी कहते हैं कि मुद्रा व्यापार नहीं होता होगा, वस्तु विनिमय है वो संभवतः होता होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इनका व्यापारिक सिस्टम था जो लगभग आपके गुप्त काल, इधर वाला भाग पूर्व गुप्त काल में था, और मतलब गुप्त काल के आरंभिक भागों में, और बाद में इधर हुआ। ऐसे सवाल कैसे आता है कि कथन पे बात विचार कीजिए। फिर आता है कि आरंभिक गुप्त काल में भड़ोच का महत्व था और इन क्षेत्रों से व्यापार होता था। बाद के गुप्त काल में ताम्रलिप्ति का महत्व बढ़ता गया, भड़ोच का महत्व घटता गया। क्योंकि कथन कारण के रूप में इसका सवाल आ सकता है, क्योंकि आरंभिक क्षेत्रों में रोम के साथ व्यापार होता था और बाद के क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ में भारत का व्यापार सर्वाधिक होता था। ये सवाल कई बार ऐसे पूछा जाता है, इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना। और फिर विद्वानों ने क्या किया, विद्वानों ने इनको दो भागों में बांट दिया। ठीक है, प्रारंभिक चरण और बाद का चरण। तो प्रारंभिक चरण इधर गुजरा और बाद का चरण इधर था। तो मैं इसको लिख रहा हूँ ना, बाद का चरण और ये था आपके आरंभिक चरण। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं। सबसे पहले क्षेत्रों पे आते हैं। तो व्यापार के क्षेत्र कौन कौन से थे? क्षेत्र, पहला क्षेत्र हम ले लेते हैं रोम। रोम, ठीक है। रोम की अगर अपन बात करें तो हुआ क्या था कि एक तो रोमन साम्राज्य का विभाजन हो गया था। साम्राज्य का विभाजन हो गया, तो विभाजन हो गया तो क्या, साम्राज्य खुद कमज़ोर पड़ गया। जब साम्राज्य कमज़ोर पड़ेगा तो रोम को तो रेशम ज़्यादा चाहिए होता था, रेशम, सुगंधित इत्र वगैरह। तो ऐसे क्षेत्रों के साथ में जब साम्राज्य कमज़ोर है तो वो इतना पैसा क्यों खर्च करेंगे। दूसरा क्या हुआ था कि चीनी लोगों से उन्होंने रेशम बनाना सीख लिया था। ऐसे कैसे अटक रहा है। अब देखिए हुआ क्या, रोमन साम्राज्य का विभाजन हुआ और जब चीनी लोगों ने रोमन लोगों के साथ में इन्होंने जब सीख लिया था ये रेशम बनाना, तो उसके बाद में फिर इसका महत्व जो है वो भारत के साथ व्यापार का कम पड़ गया। क्योंकि अब चीनी लोग जो है वो यूँ कहिए कि काम नहीं, आवाज़ ठीक ही आ रही होगी, अब पता नहीं चल रहा आवाज़ कैसी आ रही है। मैं ये मान के चल रहा हूँ अच्छी आ रही होगी। तो देखिए आगे, रोमन साम्राज्य का विभाजन, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि रोमन लोगों द्वारा चीन से रेशम बनाना सीख लिया गया। इस कारण भारत रोम व्यापार निरंतर कम होता गया।
ठीक है, निरंतर कम होता गया। ऐसा भी मत लिखना आप कि भाई व्यापार खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, हाँ, बट कम होता गया था, और कम होने के पीछे कई सारे रीजन थे, कम होता गया। ठीक है, कम होता गया। आरंभिक चरणों में यह समृद्ध था। अरिकमेडु से हमें 3 रोमन शासकों की मुद्राएं प्राप्त होती है। 3 रोमन शासकों की मुद्राएं प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखो रोमन शासकों की अगर मुद्राएं प्राप्त हो रही हैं तो इसका सीधा सा मतलब है ठीक है, और एक आपने सुना जस्टिनियन, हम पढ़ते हैं ना उसमें, जब नेपोलियन बोनापार्ट, तब उसमें आते हैं कि दूसरा जस्टिनियन किसे कहा जाता है, तो वो जस्टिनियन रोमन सम्राट था। ठीक है, अरिकेडियस के बाद में ऑनेस्टेशियस, और ऑनेस्टेशियस के बाद में जस्टिनियन। ऑनेस्टेशियस और जस्टिनियन, ये 3 रोमन सम्राट थे, और इन तीनों के सिक्के कहाँ से मिले हैं? अरिकमेडु से हमें प्राप्त होते हैं। इससे ये लगता है कि स्टार्टिंग में बेंजेंटाइन साम्राज्य के साथ में, जो कि बेंजेंटाइन कहते हैं पूर्वी रोमन को, बेंजेटाइन साम्राज्य, ठीक है ना, तो यहाँ से इनका अच्छा खासा व्यापार स्टार्टिंग में होता होगा, ऐसा है वो, हम इस प्रमाणों के, इन सिक्कों के बेस पे है वो कह सकते हैं। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। तो अब इन सिक्कों की बात के बाद में आती है ये लोग कौन सी वस्तुएं जो है वो रोम को भेजते थे। तो रोम को कौन सी वस्तुएं भेजते थे, उसमें आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक तो रोम को ये लोग रत्न भेजते थे। ठीक है, रत्न के अलावा ये लोग मोती बेचते थे, चंदन बेचते थे, है ना, ये सारी सामग्री जो है ये बड़ी विलासी सामग्री होती थी। ठीक है, इसके अलावा इत्र बेचते थे, है ना, ये सारा का सारा हम भारत से निर्यात करते थे, और मसाला बेचते थे, और महीन कपड़ा बेचते थे, और रेशम बेचते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते थे, ये निर्यात करते थे, भारत द्वारा निर्यातित। इसके बदले भारत स्वर्ण लेता था, इसके बदले भारत सोना लेता था, स्वर्ण लेता था। भारत सोना भेजता किसी को नहीं था, भारत सोना कभी निर्यात नहीं करता था। भारत हमेशा सोने का क्या करता था, ये सारी वस्तुएं बेचकर सोना हासिल करता था। तो ये एक प्रकार से भारत द्वारा निर्यातित वस्तुएं हैं, और ये यूँ कहिए कि स्थल मार्ग से भी होता था, जल मार्ग से भी व्यापार होता था। ये रोम का मैटर था। तो रोम का आप स्पेशली ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में अच्छा व्यापार होता था रोम के साथ में, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनके साथ में व्यापार की क्या आई थी, कमी आई थी। इसके कई प्रमाण दिए जाते हैं। इसके प्रमाण ये दिए जाते हैं कि जैसे बड़ौत से, मैंने आपको काठियावाड़ क्षेत्र से बताया था कि पटवाई श्रेणी, ठीक है, जैसे तंतुबाई श्रेणी भी कहते हैं, वो वहाँ से मंदसौर स्थानांतरित होती है, और वहाँ पे मंदसौर का लेख कहता है कि वहाँ पे उन्होंने दसपुर, मंदसौर का पुराना नाम दसपुर है, दसपुर में उन्होंने सूर्य मंदिर की पूजा करवाई, निर्माण वगैरह ये सब कार्य किया था। तो इससे हमें इस बात का अनुमान इतिहासकार लगाते हैं कि रोम के साथ में व्यापार में अवनति हुई थी। इसी वजह से संभव होता है
बड़ौत क्षेत्र में मंदी आई थी और इस वजह से ऐसी श्रेणियाँ वहाँ से पलायन करके मंदसौर की तरफ आई थी। ऊपर से सिक्के भी गिरते हुए नज़र आ रहे थे, सिक्कों के अंदर सोने की मात्रा कम होती जा रही थी, मतलब सोना मिल नहीं रहा था। इसके बाद साथ साथ में कई सारे नगरों के, पाटलिपुत्र जैसे नगरों का पतन दिख रहा था। तो इन सारे आधारों पर इतिहासकार का एक वर्ग जो है, जो मार्क्सवादी इतिहासकार है, रोमिला थापर, आर.एस. शर्मा, डी.एन. झा, कोसाम्बी, ये लोग क्या कहते हैं धीरे धीरे कि गुप्त काल में अर्थव्यवस्था गिरती जा रही थी, बट ऐसा एक आधे पैमाने पे हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये रोम के साथ क्या मैटर था उसका हो गया। अब मैं आ रहा हूँ दूसरे बिंदु पे, रोम के बाद में फिर हम आते हैं अफ्रीका के ऊपर। अफ्रीका के ऊपर आऊँ उससे पहले मैं आपको इस जगह लेना चाहूँगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़ोटो है, आपने शायद पहले कभी नहीं देखा हो। अफ्रीका के साथ भारत का क्या व्यापार था। ठीक है, तो थोड़ा सा आप एक बार मानचित्र भी देख लो इसका। देखिए ये मानचित्र देख लो। ये जो पुस्तक है ये आप देख रहे हैं, ये एक वर्ल्ड का मैप है जो किसने बनाया है, जो आपके कोस्मोस ने बनाया है। एक भिक्षु थे, कोस्मोस द्वारा रचित एक पुस्तक है, क्रिश्चियन टोपोलॉजी। ये उस पुस्तक के अंदर का एक मैप है जो वर्ल्ड का मैप है ये। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में मुझे भी ऐसा ही आया है, पर मुझे दिखने में ठीक लगा ये, तो मैं लेके आया। मैं चित्रित विश्व मानचित्र, ये चित्र जो है उसी चीज़ का है। ठीक है, ये मानचित्र है और किसने बनाया है, ये मानचित्र बनाया है कोस्मोस ने। क्रिश्चियन टोपोलॉजी में कोस्मोस ने बनाया है। इस कोस्मोस ने कुछ बातें लिखी थी। कोस्मोस ने भारत के संदर्भ में कई बातें की थी। इसने सबसे पहली बात ये की थी कि भारत और इथोपिया के बीच में व्यापार होता है। ठीक है, क्या लिखा था कि भारत व इथोपिया के मध्य, इथोपिया को अबिसिनिया भी कहते हैं विद्यार्थियों, अबिसिनिया के मध्य व्यापार होता था। ठीक है, किसका होता था, तो हाथी दांत हम लाते थे, हाथी दांत। ठीक है, और फिर इसने एक और बात कही यहाँ से, एक तो इसने ये बात कही, दूसरी इसने क्या बात कही थी कि यहाँ से ये लोग क्या करते थे कि पहले फारस की खाड़ी में पहुँचते थे। भारत से कहाँ गया मैप, यहाँ, कि भारत से यहाँ से निकलते थे और ये फारस की खाड़ी ये यहाँ पहुँचते थे। ठीक है, यहाँ पे एक हीर नामक बंदरगाह था और वहाँ से ये कई बार भूमध्य सागर की ओर पहुँचने का प्रयास करते थे ताकि यहाँ से रोम जाया जा सके। और कुछ लोग जो है व्यापारी यहाँ आते थे इस साइड और यहाँ अबिसिनिया के साथ में व्यापार करते थे। ठीक है, तो इसने दूसरी बात क्या कही कि हीर नामक फारस की खाड़ी में स्थित हीर बंदरगाह का प्रयोग करके रोम पहुंचते थे। ये कौन लिखता है, ये टोपोग्राफी के अंदर भिक्षु कोस्मोस लिखता है। भिक्षु कोस्मोस ने एक दो बातें और भी बताई थी, जैसे कि भारत व चीन के बीच में भी समृद्ध व्यापार था, का व्यापार भी समृद्ध था। और इसने क्या लिखा है, इसने भारत के पश्चिमी भागों के बंदरगाहों के नाम लिखे हैं। मैं आगे नाम लिख के बताऊंगा आपको, भागों के बंदरगाहों के नाम लिखे हैं। और इसके अलावा इसने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ हमारे व्यापार के बारे में लिखा है। एशिया के साथ
व्यापार। ये सारी जानकारियाँ कौन लिखता है? एक भिक्षु था कॉस्मोस, उसने लिखा है। तो अफ्रीका के बारे में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना, ये पहले वाले 2 बिंदु याद रख लेना। अब मैं आ रहा हूँ आपके, रोम हो गया, अफ्रीका हो गया। अब रोम और अफ्रीका के बाद में विद्यार्थियों जो तीसरा क्षेत्र है वो है दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक है, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि गुप्त का सर्वाधिक व्यापार इसी क्षेत्र के साथ था। गुप्त काल का सर्वाधिक व्यापार इसी क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ में सबसे अधिक व्यापार होता था गुप्तों का। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी बात क्या हो गई? दूसरी बात ये होगी कि पूर्वी तट पर स्थित ताम्रलिप्ति बंदरगाह, पूर्वी तटीय ताम्रलिप्ति बंदरगाह का महत्व बढ़ गया। मैं कुछ नाम लिख लेता हूं यहां पे। ठीक है, ताम्रलिप्ति, पास में था सप्तग्राम। ये दोनों के दोनों है बंगाल में, ये दोनों बंदरगाह है और यहाँ से ही दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ भारत का व्यापार होता था इन दोनों बंदरगाहों के सहारे। ठीक है, और इसके अलावा 3 बंदरगाह उड़ीसा में थे। एक तो था पुरी, एक था कलिंग और एक था आपके सिक्काकोस। ये 3 थे आपके उड़ीसा में। और मध्यस्थता का काम करता था तोकल बंदरगाह, मलेशिया का। ये यहाँ से मध्यस्थता का काम करता था। मैं आपको इसका मैप बता देता हूँ। ये तोकल क्या, तकोला, सॉरी, ये। ठीक है, ये बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण है और ये बंदरगाह ही आपके मध्यस्थता का काम करता था। क्या नाम था? तकोला। ठीक है, इनके महत्व बढ़ गए थे क्योंकि इस क्षेत्र के साथ में व्यापार अधिक होना शुरू हो गया था। अब इस क्षेत्र के 7 बंदरगाहों के नाम लिखे हैं कॉस्मोस ने। कितने? 7 बंदरगाह कॉस्मोस ने लिखे हैं। ठीक है, अब अगर अपन बात करें भड़ोच, कल्याण, मालाबार, ठीक है, 3, ये 3 तो मेन याद रख लेना। बाकी मैं आपको परती और एक है आपके सोलापतन, एक आ जाता है आपके नलोपतन। ठीक है, ये सारे के सारे कर्नाटक में होंगे। और पंडोपतन, ठीक है, चोल बंदरगाह। कितने हो गए? 8 कैसे हो गए? 7 नहीं तो फिर ज़्यादा ही होंगे। 9 बंदरगाह हो गए ना। चोल, मझगांव, ये सारे बंदरगाहों के नाम कॉस्मोस ने वो अपनी पुस्तक में लिखे कि इन बंदरगाहों के सहारे यहाँ से वो व्यापार होता था। ठीक है, इसका महत्व कम पड़ा, महत्व कम हुआ और इसका महत्व बढ़ा। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया की अगर अपन बात करें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया इस कारण इस क्षेत्र का महत्व है वो बड़ा था। अब थोड़ा सा लास्ट में कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
तो सिक्का कोश, कलिंग, पुरी, सप्तग्राम, ताम्रलिप्ति, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया की बातें चल रही है। अब लास्ट में एक पॉइंट वो भी आता है कि इस समय कौन सी वस्तुओं का आयात यहाँ से है वो मुख्य रूप से किया जाता था। ठीक है, चीन वाली बात तो मैंने ऑलरेडी लिख ही ली। हाँ यहाँ से मसाले, ठीक है, और चावल और चंदन और आपके मोती, चांदी, यहाँ से इन चीज़ों का आयात होता था, भारत आयात करता था। ठीक है, इनका आयात हो जाता था और फिर निर्यात जो है वो यहाँ से फिर आपकी इन्हीं चीज़ों का निर्यात होता था, मसाले वगैरह। बाकी मसाले वगैरह तो आयात होते थे और इन चीज़ क्षेत्रों में निर्यात बहुत कम ही थे, मुख्य रूप से आयात ही होते थे। ठीक है, ये बात थी यहाँ पे, हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली है। ठीक है, तो रोम हो गया, अफ्रीका हो गया और आपके साथ साथ में दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र भी हो गए। मैं एक बार फिर देख लेता हूँ वापस। रोम, ये वस्तुएं सारी आ गई। ठीक है, ठीक है, ये कॉस्मोस की बातें भी आ गई। और ये ताम्रलिप्ति वाला फाहियान ने भी बोला था, फाहियान ने भी यही कहा था, यहाँ से फाहियान यहीं से निकला था, ने बताया था ये क्या कि इसका महत्व सबसे अधिक बढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा कॉस्मोस की बात आ गई। क्या क्या, अमेरिका अफ्रीका का हो गया। ठीक है, और ठीक है, तो प्रथम चरण में उत्थान हुआ व्यापार का और दूसरे चरण में अवनति हुई, बस। और ये पॉइंट लास्ट में आप याद रख लेना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रथम चरण में रोम के साथ व्यापार सर्वाधिक और द्वितीय चरण में दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ। ठीक है, तो गुप्त काल में सबसे अधिक महत्व किस बंदरगाह का था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह का। ये गुप्तकालीन विद्यार्थियों अर्थव्यवस्था थी। और अब एक लेक्चर इसका और बचा है जिसमें हम गुप्तकालीन समाज देखेंगे और कल अपन इस क्लास को पूरा कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।